नमस्कार मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। तो इसके रीडिंग हमारी चल रही थी। अभी तक 2 वीडियो हमने बनाए थे और तीसरा वीडियो ये है। स्वांतः सुखाय के पृष्ठभूमि में तैयार किए जा रहे हैं ये वीडियो। चौथा पॉइंट है हमारा, स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रुचिकर होना चाहिए। 5+3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र की पुनर्गठित करना। स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को पुनर्गठित किया जाएगा ताकि 3 से 8 और 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 की उम्र के विभिन्न पड़ावों पर विद्यार्थियों के विकास की अलग अलग अवस्थाओं के मुताबिक उनकी रुचियों और विकास की ज़रूरतों पर समुचित ध्यान दिया जा सके। इसलिए स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे और पाठ्यक्रम रूपरेखा एक 5+3+3+4 डिजाइन से मार्गदर्शित होगी, जिसके तहत क्रमशः फाउंडेशनल स्टेज 2 भागों में अर्थात आंगनवाड़ी प्री स्कूल के 3 साल प्लस प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1 से 2 में 2 साल, 3 से 8 वर्ष के बच्चों सहित प्रिपरेटरी स्टेज में 3 से 5 और 8 से 11 वर्ष के बच्चों सहित, मिडिल स्कूल स्टेज कक्षा 6 से 8 मतलब 11 से 14 वर्ष के बच्चों सहित, और सेकेंडरी स्टेज 9 से 12 2 फेज में, यानी पहले फेज में 9 और 10 और दूसरे फेज में 11 और 12 मतलब 14 से 18 वर्ष के बच्चों सहित शामिल होंगे। फाउंडेशनल स्टेज में 5 वर्षीय लचीले बहुस्तरीय खेल गतिविधियां आधारित अध्ययन और ECCE के पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र शामिल होंगे कि पैरा 1.2 में उल्लिखित प्रिपरेटरी स्टेज 3 वर्ष की होगी, जो फाउंडेशनल स्टेज की खेल खोज और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्रीय शैली से आगे बढ़ेगी और कुछ हल्के फुल्के पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण को भी शामिल किया जाएगा और इस प्रकार ज़्यादा औपचारिक लेकिन संवादात्मक कक्षा शैली के जरिए अध्ययन अध्यापन की ओर बढ़ेगी, जिसमें पढ़ने, लिखने, बोलने और शारीरिक शिक्षा, कला, भाषा, विज्ञान और गणित भी शामिल होंगे। मिडिल स्टेज में भी 3 वर्ष की शिक्षा होगी और इसमें विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा विषय की अमूर्त अवधारणाओं पर काम शुरू होगा, जिसके लिए विद्यार्थियों की पर्याप्त तैयारी हो चुकी होगी। यह कार्य विज्ञान, गणित, कला, खेल, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और व्यावसायिक विषयों में होगी। हर विषय में अनुभव आधारित शिक्षण और विषय विशेषज्ञों के आ जाने के बावजूद विषयों के बीच परस्पर संबंध देखने को प्रोत्साहित किया जाएगा। हाई स्कूल या सेकेंडरी स्टेज में 4 साल के बहुविषयक अध्ययन शामिल होंगे, जो इस स्टेज के विषय उन्मुख शिक्षा कर्मियों और शिक्षण शास्त्रीय शैली पर आधारित होंगे, लेकिन अधिक गहराई, अधिक आलोचनात्मक सोच, जीवन आकांक्षाओं पर अधिक ध्यान और विद्यार्थियों द्वारा विषयों के चुनाव को लेकर अधिक लचीलेपन के साथ होंगे। विशेष रूप से यदि किसी की इच्छा हो तो ग्रेड 10 के बाद व्यावसायिक या किसी विशेषज्ञता प्राप्त स्कूल में ग्रेड 11 से 12 में अन्य कोर्स के चुनाव के विकल्प लगातार विद्यार्थियों के लिए बने रहेंगे। उपरोक्त चरण विशुद्ध रूप से पाठ्यक्रमणीय और शैक्षणिक हैं, जिन्हें कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के अनुरूप विद्यार्थियों का सीखना हो सके। ये चरण राष्ट्रीय और राज्य शिक्षा क्रमों और सिखाने की रणनीतियों के विकास को मार्गदर्शन देने में मदद करेंगे, लेकिन इनका प्रभाव भौतिक अवसंरचना पर नहीं पड़ेगा। विद्यार्थियों का समग्र विकास सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि का समग्र केंद्र बिंदु शिक्षा प्रणाली को रटने की पुरानी प्रथा से अलग वास्तविक समझ और ज्ञान की ओर ले जाना है। शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक समझ न होकर चरित्र निर्माण है और शिक्षा व्यक्ति की प्रतिभा के साथ
इसे प्राप्त करने में मदद करती है। पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि को इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पुनः तैयार किया जाएगा। पूर्व विद्यालय से उच्चतर शिक्षा तक प्रत्येक स्तर पर एकीकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट कौशल और मूल्यों की पहचान की जाएगी। शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में इन कौशलों और मूल्यों को आत्मसात किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यचर्या ढांचा और संपर्क तंत्र विकसित किया जाएगा। एनसीईआरटी इन अपेक्षित कौशल की पहचान करेगा और आरंभिक बाल्यावस्था एवं स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे में उनके व्यवहार के लिए तंत्र शामिल करेगा। अनिवार्य अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम करना। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक विषय में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा, ताकि आलोचनात्मक चिंतन और समग्र खोज आधारित, चर्चा आधारित और विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। यह विषय वस्तु अब मुख्य अवधारणाओं, विचारों, अनुप्रयोगों और समस्या समाधान पर केंद्रित होगी। शिक्षण और सीखना अधिक संवादात्मक तरीके से संचालित होगा। सवाल पूछने को प्रोत्साहित किया जाएगा और कक्षाओं में नियमित रूप से अधिक रुचिकर, रचनात्मक, सहयोगात्मक और खोजपूर्ण गतिविधियां होंगी, ताकि गहन और प्रायोगिक सीख सुनिश्चित किया जा सके। प्रायोगिक अधिगम सभी चरणों में प्रायोगिक आधारित अधिगम को अपनाया जाएगा, जिसमें अन्य चीज़ों के अलावा स्वयं करके सीखना और प्रत्येक विषय में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा। और कहानी आधारित शिक्षण शास्त्र को प्रत्येक विषय में एक मानक शिक्षण शास्त्र के तौर पर देखा जाएगा। साथ ही विभिन्न विषयों के बीच संबंधों की खोज को प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्तमान अधिगम प्रतिमान, लर्निंग आउटकम और वांछनीय अधिगम परिणामों के बीच खाई को पाटने के लिए कुछ विषयों में कक्षीय प्रक्रियाओं में परिवर्तन होंगे। जहाँ भी उचित होगा वहाँ इन्हें दक्ष आधारित अधिगम और शिक्षा की ओर उन्मुख किया जाएगा। आकलन के उपकरणों, जिसमें सीखने के रूप में के लिए आकलन शामिल है, को दिए गए वर्ग के हर विषय के अधिगम परिणामों, क्षमताओं और रुझानों के साथ भी संरेखित किया जाएगा। कला समन्वय, आर्ट इंटीग्रेशन एक क्रॉस करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है, जिसमें विविध विषयों की अवधारणाओं के अधिगम आधार के रूप में कला और संस्कृति के विभिन्न अवयवों का उपयोग किया जाता है। अनुभव आधारित अधिगम पर विशेष बल दिए जाने के अंतर्गत कला समन्वित शिक्षण को कक्षा प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाएगा, जिससे न सिर्फ कक्षा ज़्यादा आनंदपूर्ण बनेगी, बल्कि भारतीय कला और संस्कृति के शिक्षण में समावेश से भारतीयता से भी बच्चों का परिचय हो पाएगा। इस अप्रोच से शिक्षा और संस्कृति के परस्पर संबंधों को मजबूती मिलेगी। खेल समन्वय एक और क्रॉस करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है, जिसके तहत स्थानीय खेलों सहित विविध शारीरिक गतिविधियों का शिक्षण प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है, ताकि परस्पर सहयोग, स्वतः पहल करना, स्वयं निर्देशित होकर कार्य करना, स्व अनुशासन, टीम भावना, जिम्मेदारी, नागरिकता आदि जैसे कौशल विकसित करने में सहायता हो सके। खेल समन्वय अधिगम कक्षा के दौरान होगा, ताकि छात्रों को फिटनेस को एक आजीवन दृष्टिकोण के रूप में अपनाने और फिट इंडिया मूवमेंट में परिकल्पित किए गए अनुसार फिटनेस के स्तर के साथ साथ संबंधित जीवन कौशल प्राप्त करने में मदद मिल सके। शिक्षा में खेलों के समन्वय की आवश्यकता को पहले ही पहचाना जा चुका है, क्योंकि इससे बच्चों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण के माध्यम से सर्वांगीण विकास होता है और संज्ञानात्मक क्षमताएं भी बढ़ती हैं। कोर्स चुनाव के विकल्पों में लचीलेपन के माध्यम से छात्रों को सशक्त बनाना। विद्यार्थियों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करने के लिए अधिक लचीलापन और विषयों के चुनाव के विकल्प दिए जाएंगे। इनमें शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प तथा व्यावसायिक विषय भी शामिल होंगे, ताकि विद्यार्थी अध्ययन और जीवन की योजना के अपने रास्ते
तैयार करने के लिए स्वतंत्र हो सकें। साल दर साल समग्र विकास और विषयों और पाठ्यक्रमों के विस्तृत चुनाव विकल्पों का होना माध्यमिक विद्यालय शिक्षा की नई विशिष्ट विशिष्ट विशेषता होगी। पाठ्यक्रम, अतिरिक्त पाठ्यक्रम या सह पाठ्यक्रम कला, मानविकी और विज्ञान अथवा व्यावसायिक या अकादमिक धारा जैसी कोई श्रेणियां नहीं होंगी। विज्ञान, मानविकी और गणित के अलावा भौतिक शिक्षा, कला और शिल्प और व्यावसायिक कौशल जैसे विषयों को यह विचार करते हुए कि उम्र के प्रत्येक पड़ाव पर विद्यार्थियों के लिए क्या रुचिपूर्ण है और सुरक्षित है, क्या नहीं, स्कूल के पूरे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। स्कूली शिक्षा के 4 चरणों में से प्रत्येक विभिन्न क्षेत्रों में जो संभव है उसके अनुसार एक सेमेस्टर या अन्य प्रणाली की ओर बढ़ने पर विचार कर सकता है, जो छोटे मॉड्यूल को शामिल करने की अनुमति देता है, या ऐसे कोर्स जिनमें वैकल्पिक दिनों पर शिक्षण होता है ताकि अधिक विषयों का एक्सपोजर मिले और अधिक लचीलेपन को सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों को कला, विज्ञान, मानविकी, भाषा, खेल और व्यावसायिक विषयों सहित व्यापक श्रेणी के विषयों के अधिक से अधिक लचीलेपन और आनंद के इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अभिनव तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति। यह सर्वविदित है कि छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा, मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझ लेते हैं। घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हालांकि कई बार बहुभाषी परिवारों में परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली एक घरेलू भाषा भी हो सकती है, जो कभी-कभी मातृभाषा या स्थानीय भाषा से भिन्न हो सकती है। जहाँ तक संभव हो, कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन बेहतर यह होगा कि ग्रेड 8 तक, उससे आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा होगी। अब यहाँ पर जो तमिलनाडु में विवाद हो रहा है, एनईपी साफ-साफ कहता है कि स्थानीय भाषा की बात करता है, मातृभाषा की बात करता है, क्षेत्रीय भाषा की बात करता है, घर की भाषा की बात करता है। तो एनईपी में त्रिभाषा जो फॉर्मूला लाने की बात की गई, इसमें हिंदी जो थोपने की बात की गई, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा गया। एक पॉलिटिकल स्टंट की तरह यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। इसके बाद घर स्थानीय भाषा को जहाँ भी संभव हो सके भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे। विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाले पाठ्य पुस्तकों को घरेलू भाषाओं, मातृभाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकों को घरेलू भाषाओं, मातृभाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास जल्द किए जाएंगे कि बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षण के माध्यम के बीच यदि कोई अंतराल मौजूद हो तो उसे समाप्त किया जा सके। ऐसे मामलों में जहां घर की भाषा की पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं है, शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद की भाषा भी जहां संभव हो वहां घर की भाषा बनी रहेगी। शिक्षकों को उन छात्रों के साथ जिनके घर की भाषा मातृभाषा शिक्षा के माध्यम से भिन्न है, द्विभाषा शिक्षण अधिगम सामग्री सहित द्विभाषी अप्रोच का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी भाषाओं को सभी छात्रों को उच्चतर गुणवत्ता के साथ बढ़ाया जाएगा। एक भाषा को अच्छी तरह से सिखाने और सीखने के लिए इसे शिक्षा का माध्यम होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि अनुसंधान स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि बच्चे 2 और 8 वर्ष के बीच की आयु के बीच बहुत जल्दी भाषा सीखते हैं। 2 से 8 वर्ष के बीच बच्चे बहुत जल्दी भाषा सीखते हैं और बहुभाषिकता से इस उम्र के विद्यार्थियों को बहुत अधिक संज्ञानात्मक लाभ होता है। फाउंडेशनल स्टेज की शुरुआत और इसके बाद से ही बच्चों को विभिन्न भाषाओं में
लेकिन मातृभाषा पर विशेष जोर देने के साथ एक्सपोजर दिए जाएंगे। सभी भाषाओं को एक मनोरंजक और संवादात्मक शैली में पढ़ाया जाएगा, जिसमें बहुत सारी संवादात्मक बातचीत होगी, और शुरुआती वर्षों में पढ़ने और बाद में मातृभाषा में लिखने के साथ ग्रेड 3 और आगे की कक्षाओं में अन्य भाषाओं में पढ़ने और लिखने के लिए कौशल विकसित किए जाएंगे। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की ओर से देश भर की सभी क्षेत्रीय भाषाओं और विशेष रूप से संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित सभी भाषाओं में बड़ी संख्या में भाषा शिक्षकों में निवेश का एक बड़ा प्रयास होगा। राज्य, विशेष रूप से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के राज्य, अपने अपने राज्यों में त्रिभाषा फार्मूले को अपनाने के लिए, साथ ही देश भर में भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए आपस में द्विपक्षीय समझौते कर सकते हैं। विभिन्न भाषाओं को सीखने के लिए और भाषा शिक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिए तकनीक का बृहद उपयोग किया जाएगा। संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की जरूरत का ध्यान रखते हुए त्रिभाषा फार्मूले को लागू किया जाना जारी रहेगा। हालांकि 3 भाषा के इस फार्मूले में काफ़ी लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे, जिनमें से कम 3 में 2 भाषाएं भारतीय भाषाएं हों। विशेष रूप से जो छात्र 3 में से 1 या अधिक भाषाओं को बदलना चाहते हैं, वे ऐसा ग्रेड 6 या 7 में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें 3 भाषा में, जिसमें एक भारतीय भाषा को उसके साहित्य के स्तर पर अध्ययन करना शामिल है, माध्यमिक कक्षाओं के अंत तक बुनियादी दक्षता हासिल करके दिखाना होगा। अब यहाँ पर संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं और बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की जरूरत का ध्यान रखते हुए त्रिभाषा फार्मूले को लागू किया जाना जारी रहेगा। तो त्रिभाषा पहले से चलता आ रहा है, और इसी चीज़ को अगर तमिलनाडु के संदर्भ में देखा जाए, जो कि हाल में जो विवाद उत्पन्न हुआ है, तो ये त्रिभाषा फार्मूला पहले से है। तो ये कहना कि गवर्नमेंट उसको इम्पोज कर रही तमिलनाडु में, बिल्कुल सरासर गलत है। हालांकि 3 भाषा के इस फार्मूले में काफ़ी लचीलापन रखा जाएगा, और उसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी क्या रखी गई कि किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। पहला ही देखिए एनपी कितने साफ साफ कहता है इस बात को। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषाओं का विकल्प राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे। इसमें किसी तरह का कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इम्पोजिशन नहीं है। इनमें कम से कम 3 में 2 भाषाएं भारतीय भाषाएं होंगी, बस यही कहा गया। अब इस भारतीय भाषा में न तो ये कहा गया कि संस्कृत हो, न तो ये कहा गया कि हिंदी हो। अब भारतीय भाषाएं होंगी, मतलब अगर आप एक अंग्रेजी ले रहे हो तो एक तमिल ले लो, ठीक है। तो 2 भारतीय भाषाएं, और एक कोई साउथ की भाषा ले लो, अगर आप हिंदी से इतना ही परहेज करते हो, है ना। अब भारतीय होकर आप अंग्रेजी को एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करने में आपको दिक्कत होती है ना। तो ये माइंडसेट, कॉलोनियल माइंडसेट का जो डिवीज़न बनाया गया आर्यन द्रविडियन का, वो एक उसी का परिणाम है, जो कि अंग्रेज की शिक्षा पद्धति का एक ही विशेष मूल उद्देश्य था, डिवाइड एंड रूल। और जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से जो डिवोशन रखते हैं उस शिक्षा पद्धति में, या अंग्रेजों की संस्कृति के जो संरक्षक के रूप में उभर रहे हैं जो लोग, निश्चित रूप से उसी सोच का परिणाम है इस तरह की बातें करना। जबकि विदेशी भाषा को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। भाषा के रूप में किसी न तो अंग्रेजी का विरोध करता हूँ, ना उर्दू का, ना अरबी का, ना फारसी का, ना संस्कृत का, नहीं तमिल का, तेलुगु, किसी का नहीं। लेकिन जब ये इस तरह की राजनीति होती है, तुच्छ राजनीति, जिससे भारत की एकता, अखंडता को खतरा हो, तो उसमें विरोध करना लाजमी बनता है। तो विशेष रूप से जो छात्र 3 में से 1 या अधिक भाषाओं को बदलना चाहते हैं, वे ऐसा ग्रेड 6 या 7 में कर सकते हैं, 6 या 7वीं क्लास में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें तीनों भाषा में, जिसमें से एक भारतीय भाषा
को उसके साहित्य के स्तर पर अध्ययन करना शामिल होगा। माध्यमिक कक्षाओं के अंत तक बुनियादी दक्षता हासिल करना दिखाना होगा। इस संबंध में उच्चतर गुणवत्ता वाली विज्ञान और गणित के द्विभाषी पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण अधिगम सामग्री को तैयार करने के सभी प्रयास किए जाएंगे, ताकि विद्यार्थी दोनों विषयों पर सोचने और बोलने के लिए अपने घर की भाषा, मातृभाषा और अंग्रेजी दोनों में सक्षम हो सके। जैसा कि दुनिया भर के कई विकसित देशों में यह देखने को मिलता है कि अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं में शिक्षित होना कोई बाधा नहीं है, बल्कि वास्तव में शैक्षिक और सामाजिक और तकनीकी प्रगति के लिए इसका बहुत बड़ा लाभ ही होता है। भारतीय भाषाएं दुनिया में सबसे समृद्ध, सबसे वैज्ञानिक, सबसे सुंदर और सबसे अधिक अभिव्यंजक भाषा में से हैं, जिनमें प्राचीन और आधुनिक साहित्य, गद्य और कविता दोनों के विशाल भंडार हैं। इन भाषा में लिखी गई फिल्म, संगीत और साहित्य भारत की राष्ट्रीय पहचान और धरोहर है। सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से सभी युवा भारतीयों को अपने देश की भाषाओं के विशाल और समृद्ध भंडार और इनके साहित्य के खजाने के बारे में जागरूक होना चाहिए। इस प्रकार देश में प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया पर एक जो मज़ेदार प्रोजेक्ट गतिविधियों में भाग लेंगे, और उदाहरण के लिए ग्रेड 6 to 8 में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस प्रोजेक्ट गतिविधि में छात्र एक अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे, जिसके तहत उनके सामान्य ध्वन्यात्मक और वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित वर्णमाला और लिपियों, उनकी सामान्य व्याकरणिक संरचनाओं, संस्कृत और अन्य शास्त्रीय भाषा से इनकी शब्दावली के स्रोत और उद्भव को ढूंढने से लेकर इन भाषा के समृद्ध अंतर प्रभाव और अंतरों को समझना शामिल है। वे यह भी जानेंगे कि कौन से भौगोलिक क्षेत्र में कौन सी भाषाएं बोलते हैं, आदिवासी भाषाओं की प्रकृति और संरचना को समझेंगे और भारत की हर प्रमुख भाषा में कुछ पंक्तियां और प्रत्येक के समृद्ध और उभरते साहित्य के बारे में कुछ कहना सीखेंगे। आवश्यक अनुवाद के माध्यम से इस तरह की गतिविधियों से उन्हें भारत की एकता और सुंदर सांस्कृतिक विरासत और विविधता दोनों का एहसास होगा, और अपने पूरे जीवन भर वे भारत के अन्य हिस्सों के लोगों से मिलने और घुलने मिलने में सहज महसूस करेंगे। यह प्रोजेक्ट गतिविधि एक रुचिकर और आनंददायी गतिविधि होगी, और इसमें किसी भी रूप में मूल्यांकन शामिल नहीं होगा। भारत की शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य के महत्व, प्रासंगिकता और सुंदरता को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। संस्कृत संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित एक महत्वपूर्ण आधुनिक भाषा होते हुए भी इसका शास्त्रीय साहित्य इतना विशाल है कि सारे लैटिन और ग्रीक साहित्य को भी यदि मिलाकर इसकी तुलना की जाए तो भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। संस्कृत साहित्य में गणित, दर्शन, व्याकरण, संगीत, राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, धातु विज्ञान, नाटक, कविता, कहानी, बहुत कुछ जिन्हें संस्कृत ज्ञान प्रणालियों के रूप में जाना जाता है कि विशाल खजाने हैं। इन सबको विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ साथ गैर धार्मिक लोगों और जीवन के सभी क्षेत्रों और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा हजारों वर्षों में लिखा गया है। इस प्रकार संस्कृत को त्रिभाषा के मुख्य धारा विकल्प के साथ स्कूल और उच्चतर शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण समृद्ध विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा। यह उन तरीकों से पढ़ाया जाएगा जो दिलचस्प और अनुभवात्मक होने के साथ साथ समकालीन रूप से प्रासंगिक है, जिसमें संस्कृत ज्ञान प्रणाली का उपयोग शामिल है, और विशेष रूप से ध्वनि और उच्चारण के माध्यम से फाउंडेशनल और मिडिल स्कूल स्तर पर संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों को संस्कृत के माध्यम से संस्कृत पढ़ाने, STS इसके अध्ययन को आनंददायी बनाने के लिए सरल मानक संस्कृत SSS में लिखा जा सकता है। भारत में शास्त्रीय तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया सहित अन्य शास्त्रीय भाषाओं में एक अत्यंत समृद्ध साहित्य है। इन शास्त्रीय भाषाओं के अतिरिक्त पाली भाषा, फारसी, प्राकृत और उनके साहित्य को भी उनकी समृद्धि के लिए और भावी पीढ़ी के सुख समृद्धि के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए।
जैसे ही भारत पूरी तरह से विकसित देश बनेगा, अगली पीढ़ी भारत के व्यापक और सुंदर शास्त्रीय साहित्य के अध्ययन में भाग लेगा और इंसान के रूप में समृद्ध बनना चाहेगी। संस्कृत के अलावा भारत की अन्य शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य, जिनमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, फारसी और प्राकृत शामिल हैं, स्कूलों में भी व्यापक रूप से छात्रों के लिए विकल्प के रूप में, संभवतः ऑनलाइन मॉड्यूल के रूप में, अनुभवात्मक और अभिनव अप्रोच के माध्यम से उपलब्ध होंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये भाषा और साहित्य जीवित और जीवंत रहे। सभी भारतीय भाषाओं, जो समृद्ध मौखिक और लिखित साहित्य, सांस्कृतिक परंपराओं और ज्ञान को अपने में संजोए हुए हैं, के लिए भी इस प्रकार के प्रयास किए जाएंगे। देश के बच्चों के संवर्धन के लिए और इन समृद्ध भाषाओं और उनके कलात्मक खजाने के संरक्षण के लिए सार्वजनिक या निजी सभी स्कूलों में सभी विद्यार्थियों के पास भारत की शास्त्रीय भाषाओं और उससे जुड़े साहित्य को कम से कम 2 साल सीखने का विकल्प होगा। अनुभवात्मक और नवीन विधियों, जिनमें प्रौद्योगिकी के एकीकरण भी शामिल होंगे, के माध्यम से ग्रेड 6 से 12 तक के विद्यार्थी इन्हें सीख पाएंगे। मिडिल से सेकेंडरी तक स्तर तक और यहाँ तक कि इसके आगे भी इनका अध्ययन करते रहने का विकल्प उनके पास होगा। भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उच्चतर गुणवत्ता वाले कोर्स के अलावा विदेशी भाषाएं जैसे कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी भी माध्यमिक स्तर पर व्यापक रूप से अध्ययन हेतु उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि विद्यार्थी विश्व संस्कृतियों के बारे में जाने और अपनी रुचियों और आकांक्षाओं के अनुसार अपने वैश्विक ज्ञान की को और दुनिया भर में घूमने फिरने की सहजता से बढ़ा सके। सभी भाषाओं के शिक्षण को नवीन और अनुभवात्मक विधियों के माध्यम से समृद्ध किया जाएगा, जिसमें सरलीकरण और ऐप्स के माध्यम से भाषाओं के सांस्कृतिक पहलुओं जैसे कि फिल्म, थिएटर, कथावाचन, काव्य और संगीत को जोड़ते हुए और विभिन्न प्रासंगिक विषयों के साथ और वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ संबंधों को दिखाते हुए इन्हें सिखाया जाएगा। इस प्रकार भाषाओं का शिक्षण भी अनुभवात्मक अधिगम शिक्षण शास्त्र पर आधारित होगा। भारतीय साइन लैंग्वेजेस ISL को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा और राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम सामग्री विकसित किया जाएगी, जो बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की जाएगी। जहाँ संभव और प्रासंगिक हो, वहाँ स्थानीय सांकेतिक भाषाओं का सम्मान किया जाएगा और उन्हें सिखाया जाएगा। अनिवार्य विषयों, कौशलों और क्षमताओं का क्रमीय एकीकरण हालांकि विद्यार्थियों को अपने व्यक्तिगत पाठ्यक्रम को चुनने में बड़ी मात्रा में लचीले विकल्प मिलने चाहिए। वास्तविकता यह है, धरातलीय स्तर पर ऐसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज की तेजी से बदलती दुनिया में सभी विद्यार्थियों को एक अच्छे, सफल, अभिनव, अनुकूलनीय और उत्पादक व्यक्ति बनने के लिए कुछ विषयों, कौशलों और क्षमताओं को सीखना भी जरूरी है। भाषाओं में प्रवीणता के अलावा इन कौशलों में शामिल है वैज्ञानिक स्वभाव और साक्ष्य आधारित सोच, रचनात्मकता और नवीनता, सौंदर्य शास्त्र और कला की भावना, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति और संवाद, स्वास्थ्य और पोषण, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस, स्वास्थ्य और खेल, सहयोग और टीम वर्क, समस्या को हल करने और तार्किक चिंतन, व्यावसायिक एक्सपोजर और कौशल, डिजिटल साक्षरता, कोडिंग और कंप्यूटेशनल चिंतन, नैतिकता और नैतिक तर्क, मानव और संवैधानिक मूल्यों का ज्ञान और अभ्यास, लिंग, संवेदनशीलता, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, कौशल और मूल्य, भारत का ज्ञान, पर्यावरणीय संबंधी जागरूकता, जिसमें पानी और संसाधन संरक्षण, स्वच्छता और साफ सफाई शामिल हैं, और समसामयिक मामलों और स्थानीय समुदायों, राज्यों, देश और दुनिया द्वारा जिन महत्वपूर्ण मुद्दों का सामना किया जा रहा है उनका ज्ञान। प्रारंभिक चरणों में समसामयिक विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ, ऑर्गेनिक लिविंग, पर्यावरण शिक्षा, वैश्विक नागरिकता शिक्षा, GCED आदि जैसे समसामयिक विषयों की शुरुआत सहित सभी स्तरों पर छात्रों में इन विभिन्न महत्वपूर्ण कौशलों को विकसित करने हेतु समुचित शिक्षा क्रमीय
और शिक्षण शास्त्रीय कदम उठाए जाएंगे। यह माना जाता है कि गणित और गणितीय सोच भारत के भविष्य और कई आगामी क्षेत्रों और व्यवसायों में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। इन उभरते हुए क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस शामिल है। इस प्रकार गणित और कंप्यूटेशनल सोच को विभिन्न प्रकार के अभिनव तरीकों के माध्यम से फाउंडेशनल स्तर से शुरू करके स्कूल की पूरी अवधि के दौरान विभिन्न तरीकों, जिनमें पहेलियाँ और का नियमित उपयोग शामिल है, जो गणितीय सोच को अधिक आनंददायी और आकर्षक बनाते हैं, के माध्यम से सिखाने पर जोर दिया जाएगा। मिडिल स्कूल स्तर पर कोडिंग संबंधी गतिविधियां शुरू की जाएंगी। प्रत्येक विद्यार्थी 6 और 8 के दौरान राज्यों और स्थानीय समुदायों द्वारा तय किए गए और स्थानीय कुशल आवश्यकताओं द्वारा मैपिंग के अनुसार एक आनंददायी कोर्स करेगा, जो कि महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प जैसे कि बढ़ईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तनों के निर्माण आदि का जायजा देगा और अपने हाथों से काम करने का अनुभव प्रदान करेगा। ग्रेड 6 से 8 के लिए एक अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम को NCFCE 2020-21 को तैयार करते हुए NCERT द्वारा उचित रूप से डिजाइन किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के दौरान सभी विद्यार्थी एक 10 दिन के बस्ता रहित पीरियड में भाग लेंगे, जब वे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ प्रशिक्षु के रूप में काम करेंगे। इसी तर्ज पर कक्षा 6 से 12 तक छुट्टियों के दौरान भी विभिन्न व्यावसायिक विषय समझने के लिए अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम में भी व्यावसायिक कोर्स उपलब्ध कराए जा सकते हैं। वर्ष भर में ऐसे बस्ता रहित दिनों को विभिन्न प्रकार की समृद्ध करने वाली कला, क्विज, खेल और व्यावसायिक हस्तकलाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। बच्चों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटक महत्व के स्थानों और स्मारकों का दौरा करने, स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों से मिलने और अपने गांव, तहसील, जिला, राज्य में उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं का दौरा करने के माध्यम से स्कूल के बाहर की गतिविधियों के लिए आवधिक एक्सपोजर दिया जाएगा। भारत का ज्ञान में आधुनिक भारत और उसकी सफलताओं और चुनौतियों के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान शामिल होगा, और शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के संबंध में भारत की भविष्य की आकांक्षाओं की स्पष्ट भावना शामिल होगी। इन तत्वों को पूरे स्कूल पाठ्यक्रम में जहाँ भी प्रासंगिक हो, वहाँ वैज्ञानिक तरीके से और एक सटीक रूप में शामिल किया जाएगा। विशेष रूप से भारतीय ज्ञान प्रणाली को आदिवासी ज्ञान एवं सीखने के स्वदेशी और पारंपरिक तरीकों सहित कवर किया जाएगा, और गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, योग, वास्तुकला, चिकित्सा, कृषि, इंजीनियरिंग, भाषा विज्ञान सहित साहित्य, खेल के साथ साथ शासन, राज्य व्यवस्था, संरक्षण आदि विषयों में शामिल किया जाएगा। जनजातीय, एथनो औषधीय प्रथाओं, वंश प्रबंधन, पारंपरिक जैविक फसल की खेती, प्राकृतिक खेती आदि में विशिष्ट पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराए जाएंगे। भारतीय ज्ञान प्रणालियों पर एक आकर्षक पाठ्यक्रम भी एक वैकल्पिक के रूप में माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों के लिए उपलब्ध होगा। मस्ती और स्वदेशी खेलों के माध्यम से विभिन्न टॉपिक्स और विषयों को सीखने के लिए स्कूलों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकती हैं। पूरे स्कूल पाठ्यक्रम के दौरान विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में प्राचीन और आधुनिक भारत के प्रेरणादायक व्यक्तित्वों पर वीडियो चित्र दिखाए जाएंगे। छात्रों को सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विद्यार्थियों को कम उम्र में सही को करने के महत्व को सिखाया जाएगा और नैतिक निर्णय लेने के लिए एक तार्किक ढांचा दिया जाएगा। बाद के वर्षों में इन मुद्दों को विभिन्न थीम जैसे धोखाधड़ी, हिंसा, साहित्यिक चोरी, गंदगी फैलाना, सहिष्णुता, समानता, समानुभूति इत्यादि की मदद से विस्तार दिया जाएगा, जिससे बच्चों को अपने जीवन का संचालन करने में नैतिक मूल्यों को अपनाने के लिए सक्षम बनाने, कई दृष्टिकोणों से एक नैतिक मुद्दे के बारे में तर्क गढ़ने और निर्णय लेने और सभी कार्यों में नैतिक आचरणों को अपनाने में सक्षम बनाने पर जोर दिया जाएगा। इस तरह विकसित हुए नैतिक बोध के चलते
पारंपरिक भारतीय मूल्यों और सभी बुनियादी मानवीय और संवैधानिक मूल्यों जैसे सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, सत्य, निष्काम कर्म, शांति, त्याग, सहिष्णुता, विविधता, बहुलवाद, नैतिक आचरण, लैंगिक संवेदनशीलता, बुजुर्गों के लिए सम्मान, सभी लोगों और उनकी अंतर्निहित क्षमताओं का सम्मान, पर्यावरण के प्रति सम्मान, मदद करना, शिष्टाचार, धैर्य, क्षमा, सहानुभूति, करुणा, देशभक्ति, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, अखंडता, जिम्मेदारी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को विद्यार्थियों में विकसित किया जा सकेगा। बच्चों को पंचतंत्र की मूल कहानियों, जातक हितोपदेश और अन्य मजेदार दंत कथाओं और भारतीय परंपरा से प्रेरक कहानियों को पढ़ने और सीखने का अवसर मिलेगा। वैश्विक साहित्य पर उनके प्रभावों के बारे में भी वे जानेंगे। भारतीय संविधान के अंश भी सभी छात्रों के लिए पढ़ना आवश्यक माना जाएगा। स्वास्थ्य में बुनियादी प्रशिक्षण, जिसमें निवारक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, अच्छा पोषण, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, आपदा प्रतिक्रिया और प्राथमिक चिकित्सा शामिल है, के साथ ही साथ शराब, तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों के हानिकारक और विपरीत प्रभावों की वैज्ञानिक व्याख्या को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। फाउंडेशनल स्तर से शुरू करके बाकी सभी स्तरों तक पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्र को एक मजबूत भारतीय और स्थानीय संदर्भ देने की दृष्टि से पुनर्गठित किया जाएगा। इसके अंतर्गत संस्कृति, परंपराएं, विरासत, रीति रिवाज, भाषा, दर्शन, भूगोल, प्राचीन और समकालीन ज्ञान, सामाजिक और वैज्ञानिक आवश्यकताएं, सीखने के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके आदि सभी पक्ष शामिल होंगे, जिससे शिक्षा यथासंभव रूप से हमारे छात्रों के लिए अधिकतम भरोसेमंद, प्रासंगिक, रोचक और प्रभावी बने। कहानियों, कला, खेलों, उदाहरणों और समस्याओं आदि का चयन जहाँ तक संभव हो भारतीय और स्थानीय भौगोलिक संदर्भों के आधार पर किया जाएगा। शिक्षा को इस तरह का आधार मिलने पर निश्चित रूप से अमूर्त चिंतन, नए विचारों और रचनात्मकता को निखरने का अवसर मिलेगा। अब स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCFSE, अब इसका वाचन कल मैं करूँगा। धन्यवाद।